मल्टीपल क्वेश्चंस हियर, तो मैं एक एक कर से आपसे पूछना चाहूंगी। पुनीत सर, जो पहला एक क्वेश्चन आ रहा है वो बिजनेस प्लान के ऊपर ही है कि कौन सा प्लान एक्सेप्टेड है, कौन सा प्लान एक्सेप्टेड नहीं है। इज देयर अ प्रॉपर प्लान विच इज बीन डिफाइंड बाय द डायरेक्ट सेलिंग रूल्स? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सर। Thank you, Eji. Good afternoon, everyone. As the question has been raised about the business plan, that what type of business plan has been approved by the department, there is nothing that has been specified by in the rules by the department that you have to you can run this plan or you cannot run this plan. Every plan is approved by the department. You just have to see that the plan does not have any income that has a pyramid that does not goes into the pyramid scheme or any money circulation scheme. Okay, sir, in continuation of this question, ये भी पूछा जा रहा है कि pyramid and money circulation की definition क्या है, and कैसे पता चलेगा whether a binary plan will come under pyramid or not? Sorry, आपकी voice break हो गई. Okay, what is the question? Sir, I will just repeat the question. Sir, in continuation to the business plan question, जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पिरामिड स्कीम की डेफिनेशन क्या है, और अगर बाइनरी प्लान एक्सेप्टेड है रूल्स में तो क्या वो पिरामिड स्कीम के अंदर आता है, सर? ये क्वेश्चन बड़ा ओपन क्वेश्चन है। एक्चुअली रूल्स में डेफिनेशन दी हुई है पिरामिड स्कीम की कि पिरामिड स्कीम में सब्सक्रिप्शंस आर नॉट अलाउड। दैट आई said just earlier also. सब्सक्रिप्शन से मिलता जुलता कोई भी प्लान है वो अलाउड नहीं है पिरामिड स्कीम में। सेकेंड थिंग इज सेल्स, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और किसी तरह का कंपेंसेशन या इंसेंटिव देना अलाउड नहीं है पिरामिड स्कीम में। ये एंटाइटी इसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अपने प्लान को इस तरह डिवाइस करें कि वो पिरामिड स्कीम में ना आए। सब्सक्रिप्शन का मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन मीन्स ए फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड पीरियड। अवॉइड दिस फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड पीरियड, यू आर आउट ऑफ पिरामिड। ओके सर। सो सर, क्या बाइनरी प्लान आपका पिरामिड में है या फिर बाइनरी प्लान एक्सेप्टेड है? बाइनरी प्लान मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई ना पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम की, अगर वो बाइनरी प्लान भी उसके अकॉर्डिंग है तो इट इज नॉट अलाउड। अदरवाइज एवरी प्लान इज अलाउड। एवरी प्लान इन विच इंसेंटिव एंड कंपेंसेशन इज लिंक्ड टू सेल्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अलाउड, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। सिंपल। ठीक है सर। ओके सर, एक क्वेश्चन जो आ रहा है पे आउट से रिलेटेड, इसमें ये आ रहा है सर कि अगर payouts will have to also be stopped for 30 days due to money back guarantee. That is up to देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है ये दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है। अब म्यूचुअली दे एग्री, a direct seller and direct selling entity agree on certain terms and conditions, that is acceptable. But the only condition while drawing a contract is that it should not violate the Contract Act, it should not violate the Money Circulation Act, it should not violate the pyramid scheme. That is the condition. Okay sir. Sir, एक क्वेश्चन जो कंप्लायंस के सबमिशन से रिलेटेड आ रहा है वो ये है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ सबमिशन ऑफ एनी कंप्लायंस इन द डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। तो हम ये क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको कंप्लायंस सबमिट करना है? डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंप्लायंस के लिए प्रोविजन है कि यू हैव टू सबमिट दैट कंप्लायंस, दैट एंड this is section 5C of the rules. I will read it
make self-declaration to the effect that it has complied with the provisions of these rules and is not involved in any pyramid scheme or money circulation scheme. So this declaration, now these rules have been notified by Government of India, Department of Consumer Affairs. So this declaration has to be filed and submitted to Department of Consumer Affairs, Government of India. Okay, sir. Okay. Such specification was not given in direct selling guidelines also, but we were submitting and we have to submit. ओके सर, एक जो इशू बार बार रूल्स में आया है वो है जीएसटी का, जिसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उसको प्लीज आप क्लैरिफाई करिए कि डायरेक्ट सेलर को जीएसटी लेना है, और अगर लेना है तो ये कहाँ पे डिस्प्ले करा जाएगा? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि एक डायरेक्ट सेलर जो है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए परचेज करता है और रीसेलर है, रीसेल करता है. सो ही इज पार्ट ऑफ द ट्रेड. जो भी एग्जेम्पशन लिमिट है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करके, किसी स्टेट में 20 लाख है, किसी स्टेट में 40 लाख है, किसी में जो भी प्रिस्क्राइब्ड है स्टेट वाइज, उस एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करने के बाद में जब उसका टर्नओवर उस एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है तो ही हैज टू टेक जीएसटी नंबर. नाउ दिस हैज बीन लेफ्ट ऑन द डायरेक्ट सेलर एंड आई वुड suggest all direct selling entities to make this provision in the contract agreement that whenever leave it to direct seller, whenever he crosses the limit, it will be his responsibility to get himself registered under the GST Act. Okay, sir. So moving on, पुनीत सर, ये क्वेश्चन आपके लिए है. अगर बाइनरी अलाउड है तो फर्स्ट पेयर में 1:2 या फिर 2:1 क्या अलाउ होगा सर? Pardon, Agrima, your voice is breaking. सर, अगर बाइनरी सिस्टम अलाउड है हमारे प्लान में, तो जो फर्स्ट पेयर होगा वो 1:2 का होना चाहिए या 2:1 का होना चाहिए? See, as per the rules, अगर हम देखें तो पिरामिड स्कीम में अगर फिक्स परचेज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो फिक्स परचेज पिरामिड को फॉर्म करती है. यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1:2 या 2:1 को, वो पिरामिड की तरफ एक्सटेंड होता है. तो अगर कोई भी प्लान ऐसा होगा जो कि पेयर वाइज मैचिंग करवाएगा, वो पिरामिड में जाएगा ही जाएगा. हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमें कोई भी प्लान अब रन करना है तो वो बिजनेस मैचिंग के ऊपर रन करना है. Okay, sir. You can't say that if the business is matching in the ratio of 1:2 and you are giving any incentive, that would be okay. But if you say that this कि आपके लेफ्ट साइड में इतने लोग हैं, राइट साइड में इतने लोग हैं, इन लोग मैच हो रहे हैं, तो वो पिरामिड में प्लान जाएगा ही जाएगा. ओके सर, एक और क्वेश्चन जो आ रहा है कंप्लायंस से रिलेटेड कि अगर हमें कोई भी अपनी चेंज करानी है अपने बिजनेस प्लान में, तो उसके लिए क्या लिमिट दी जाएगी? डेज ऑफ लिमिट क्या है? एंड अगर हमने 28 मार्च तक कंप्लायंस नहीं कराया तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पेनल प्रोविजंस दिए हुए हैं. अगर हम डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करवाते 28 मार्च तक, तो वी मेक ourselves open to those penal provisions जो वो होंगे वो भुगतने पड़ेंगे. ओके सर. सर, एक केस स्टडी के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि वी आर सेलिंग अ सर्विस पैकेज ऑफ 300 सॉन्ग्स जिनकी वैलिडिटी हम 1 मंथ की देते हैं एंड द पैकेज कॉस्ट इज ₹1100 प्लस जीएसटी. तो क्या ये पैकेज पिरामिड स्कीम का है? ये आपके लॉयर और आपके कंसल्टेंट बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं. ओके सर. मैं जनरल रूल्स एक्सप्लेन कर सकता हूं एंड जनरल रूल्स से दैट एनीथिंग which is linked with sales, marketing and distribution of a product is acceptable, otherwise it is not acceptable. Okay.
सर एक क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो ई कॉमर्स के ऊपर आ रहा है सर. So the question is that we are, as a company, we are selling our products through direct selling, and we are not even displaying our products on the website. So how come we come under e-commerce? Such Section 4 of the rules say that you have to display everything, even your products, on the website. And then there is another section under the rules which say, this is Section 5H of the rules, which says how you have to display your products and what information you have to provide for displaying your products. And once you display your product on website, you fall under the inventory model of e-commerce. Therefore, you have to comply whether you sell or not sell. But a consumer gains education for buying a product by visiting your website, by seeing your products and the products displayed on the website. Now, products display is compulsory, so a consumer will see it and will make up its mind to buy or not to buy. So that display comes under the inventory model of e-commerce, and therefore you have to comply with the relevant provisions which relate to inventory model. Okay. सर ये जो इन्वेंट्री मॉडल है इसको आप प्लीज थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे. इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट मॉडल, देयर आर टू मॉडल्स ई-कॉमर्स के. इन्वेंट्री मॉडल का मतलब यह है कि आप एक सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट बेचते हैं, अपना ही, दूसरे वर्ड में मैं एक देसी भाषा में ये कह दूं कि अपना ही प्रोडक्ट बेचते हैं या अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं. मार्केट प्लेस ई-कॉमर्स जो है वो दूसरों के प्रोडक्ट्स को एज एग्रीगेटर और एज वट एवर देयर टर्म्स ऑफ बिजनेस आर, वो दूसरों के प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ओके. पुनीत सर एक क्वेश्चन पेमेंट गेटवे को लेकर के आ रहा है कि इफ देयर आर एनी ट्रांजैक्शंस जो कि वॉलेट में if it is happening, so will this be legal or not? Also, can a payment gateway be used on the website for doing the transaction? जी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था एक बार वो बताएंगे. सर अगर वेबसाइट पे कोई पेमेंट गेटवे लिंक्ड है आप प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए या पे आउट. फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू वॉलेट. व्हाट वाज द वॉलेट? सर वॉलेट which is there on the website, whether it is a legal way of doing it or not. If the company is using wallet, yes, internal sir. wallet system. Yes, sir. सर मैं इसके बारे में थोड़ा एक जनरल रूल बता दूं कि एनी रिटेंशन ऑफ ए कमीशन और एलिजिबिलिटी ऑफ ए डायरेक्ट सेलर इज इलीगल. यू कांट रिटेन एनी मनी पेएबल टू ए डायरेक्ट सेलर. Even if you are retaining it in the form of a wallet, it is illegal. Okay. Sir, there is one question which has come up with respect to the National Consumer Helpline, that how can one direct selling entity become its convergence partner? If you are a registered company or registered partnership firm, you can apply for registration with NCH. Their form is available on website and NCH is on website. उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए और उनकी एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कीजिए, डॉक्यूमेंट्स फाइल कीजिए जो रिक्वायर्ड है, एंड आप उनके कन्वर्जेंस पार्टनर बन जाएंगे. ओके. पहले एक कंडीशन मैं इसमें ये बता दूं, पहले एक कंडीशन थी जब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लिस्टिंग डिस्प्ले की थी, पोस्ट की थी अपने वेबसाइट पर, तब ये था कि जो लिस्टेड कंपनी है वो ही कन्वर्जेंस पार्टनर बन सकती है. अब वो कंडीशन रिमूव कर दी गई है. एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और LLP एक्ट 2008 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 can become convergence partner of NCH and state SCH also. Many states now, 19 states have state consumer helpline.
they can become convergence partner of State Consumer Helpline also. ओके सर, एक क्वेश्चन जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड आ रहा है पुनीत सर, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनके ट्रेडमार्क्स हमारे पास नहीं है, सो हाउ कैन वी डू डायरेक्ट सेलिंग विद देम? सर, इसके ऊपर आप थोड़ा लाइट थ्रो करिए प्लीज। इट्स सिंपल, आपको ट्रेडमार्क उन प्रोडक्ट्स का अप्लाई करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि प्रोडक्ट आपके अपने ब्रांड नेम पे है या दूसरों के। अगर दूसरों के है तो जिनका ब्रांड नेम है उनसे आपको ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस टू सेल का अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। अगर आपका अपना ब्रांड नेम है तो आपको उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ओके तो सर, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जो मॉल कॉन्सेप्ट होता है जो डायरेक्ट सेलिंग में चलता है, सर विल दिस कंटिन्यू और विल दिस नाउ बी अबॉलिश्ड? पार्डन जी? सर, जो मॉल कॉन्सेप्ट चलता है, जो वेरियस ब्रांड्स रीपर्चेज में जाते हैं, जो एक मॉल कॉन्सेप्ट चलता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्या अब वो अबॉलिश हो जाएगा? अग्रिमा, दैट डिपेंड्स अग्रिमा की मॉल में प्रोडक्ट किस ब्रांड के सेल हो रहे हैं। अगर आपके सेल्फ ब्रांड के, आपने अपना सेल्फ मॉल बनाया अपने ब्रांड नेम से और उसमें आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। बट अगर आप मार्केट में मार्केट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स उसमें सेल कर रहे हैं तो आपको उसमें जो भी ब्रांड ओनर्स हैं उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, द लॉ सेज कि आप जो भी ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम है, यू शुड बी एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ दैट और एक्सक्लूसिव असाइनी ऑफ दैट ब्रांड, सो दैट कंज्यूमर कैन आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्ट विद यू. That is the stipulation of law. Okay. Sir, continuation with the National Consumer Helpline, there is a question that what is the benefit of being the convergence partner for any direct selling entity? फर्स्ट तो ये है कि रूल्स में कंपल्सरी मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको कन्वर्जेंस पार्टनर बनना होगा, तो आपको बनना ही होगा. दैट इज एज पर लॉ. सेकेंड बेनिफिट ये है कि कई बार जो 30 दिन मिलते हैं ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर को, कंपनी के ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर को, वो उसमें वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता है, तो अनदर 90 डेज मिल जाते हैं एनसीएच में जाने के बाद में, और आपको एक थर्ड पार्टी मेडिएटर मिल जाता है जो कंप्लेनेंट और आप में मेडिएशन करके आपका रिजॉल्व कर सकता है ग्रीवेंस को. तो एक एडिशनल टाइम मिल जाता है, एडिशनल पर्सन मिल जाता है आपको मेडिएट करने के लिए. ओके पुनीत सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू कि क्या कोई प्रोप्राइटरी फर्म या फिर प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो होती है, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है? अब नहीं कर सकती, ना तो कोई ओपीसी और ना ही कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म अब डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकती. ओके सर, एक और क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो बार बार आ रहा है जीएसटी के ऊपर, कि क्या हर एक डायरेक्ट सेलर जो कंपनी के साथ रजिस्टर होगा उसे जीएसटी लेना होगा? अगर वो एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करता है तो उसको लेना होगा. ओके सर, मूविंग ऑन टू सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू नाउ प्रोडक्ट कंप्लायंसेस. पुनीत सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. अगर हम मैन्युफैक्चरर नहीं है तो क्या हम कॉस्मेटिक और ड्रग एक्ट से कंप्लाई करेंगे? हाँ जी, आपको कंप्लाई करने के लिए मैन्युफैक्चरर के लाइसेंस पे अपना ब्रांड पास करवाना होगा, और जो भी आपके उस ब्रांड के अंडर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो उसमें ऐड करवाने होंगे. इसके अलावा एक और प्रोविजन है पैकेजिंग रूल्स में कि जो भी एंटिटी अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट मार्केट करता है, इट इज डीम्ड मैन्युफैक्चरर. तो एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, बिकॉज वो अपने ट्रेडमार्क अपने ब्रांड नेम से मार्केट, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी ए डीम्ड मैन्युफैक्चरर एंड दे कैन गेट देयर प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड अंडर देयर नेम.
Okay. Puneet sir, next question is for you. एक जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है बिजनेस प्लान से रिलेटेड, वो रिवॉर्ड प्रोग्राम के ऊपर है सर. जैसे जो आपकी फॉरेन ट्रिप होती है या कार होता है, जो कि हम एज अ रिवॉर्ड शोकेस करते हैं अपने बिजनेस प्लान में. सो विल दैट बी नाउ कंसिडर्ड लीगल अंडर द रूल्स? रिवॉर्ड्स एक कंपनी का बिजनेस प्लान का पार्ट है. आप उसको एज अ बिजनेस अचीवमेंट पे आप उसको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है. आप रिवॉर्ड्स कैन बी गिवन टू द डायरेक्ट सेलर्स. There is only condition that rewards should be linked. Again, I said incentive linked as per the business. Reward, they should be linked with the sale, distribution and marketing of the products and nothing else. It cannot be linked with rank or level. Okay. Sir, coming back to the question which was earlier asked, जो वॉलेट के ऊपर क्वेश्चन था, सर अगर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसके पास कंसेंट है डायरेक्ट सेलर का, क्या फिर भी कमीशन हम वॉलेट में नहीं कर सकते? Again, I will say that it is between two persons. A agreement is between two persons. अगर कंट्रैक्ट एग्रीमेंट का वो पार्ट है एंड टू दैट द डायरेक्ट सेलर हैज एग्रीड इन एट इनिशियल स्टेज व्हाइल साइनिंग द एग्रीमेंट, इट कैन बी पार्ट ऑफ दैट. ओके सर, एक बहुत ही प्राइमरी क्वेश्चन जो ये आ रहा है कि कंप्लायंस किसको सबमिट करना है, दिस इज स्टिल वेरी अनक्लियर. सो विल दिस compliance be submitted at the center और स्टेट और बोथ? इट इज वेरी क्लियर. देखिए, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में भी ये नहीं दिया गया था, ये मेंशन नहीं है, बट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स को नोटिफाई किया है तो डिक्लेरेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही सबमिट होगी. प्लस नाउ अगर हम सेक्शन 102 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़े, 101 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स है, 102 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स है. रूल्स के सेक्शन 9 में प्रोविजन है कि मॉनिटरिंग विल बी डन बाय द स्टेट्स. अगर आप स्टेट्स को सबमिट नहीं करते हैं डिक्लेरेशन, तो हाउ विल स्टेट नो दैट यू आर एन एथिकल लीगल कंपनी वर्किंग इन देयर स्टेट? If you don't submit, then you keep yourself open and exposed for any action. So you have to submit to the state and central, but central it is must. Okay, sir. Puneet sir, the next question is specifically for you. जो business plan में हम एक fixed payout दे रहे हैं on any sale of products, is that acceptable या फिर percentage basis पे ही payouts देने पड़ेंगे? क्लियरली अगर बोलें तो हमें पे आउट जो है वो परसेंटेज सिस्टम पे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अमाउंट देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक रिक्रूटमेंट को दर्शाता है. तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी इंसेंटिव सिस्टम में हो वो परसेंटेज के ऊपर हो, क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो इसलिए अगर फिक्स अमाउंट आप फिक्स अमाउंट आप प्रोडक्ट का कॉस्ट का रखेंगे तो व्हाट इज दैट? परचेजर को आप कैशबैक तो दे सकते हैं, पर इंसेंटिव दैट कैन नॉट बी ए फिक्स अमाउंट ऑफ. तो उसके मनी सर्कुलेशन में इंटरप्रिटेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. एडवाइजेबल यही है कि एक प्रो रेटा बेसिस पे आप परसेंटेज पे अपना कंपेंसेशन रखें. ओके सर, एक क्वेश्चन जो रिलेटेड है हमारी एनसीएच से, वो ये है कि बिकॉज ऑफ वंस यू आर रजिस्टर्ड विद द एनसीएच, there is also a third party mediator that has been involved for handling any of the consumer grievances. So what is the nature of these grievances? That is the first question.
सेकेंडली, फॉलोइंग ये जो थर्ड पार्टी मीडिएटर है, will this be a lawyer or can this also be a panel? They are academicians of Indian Institute of Public Administration, to which the central government has entrusted management of NCH. Second thing, जो आपने कहा कि what grievances they will redress. अब कंज्यूमर के ग्रीवेंस रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं, रिगार्डिंग प्राइसिंग हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलर के ग्रीवेंस रिगार्डिंग पे आउट कमीशन, शॉर्ट पेमेंट और नॉट पेमेंट, नॉन पेमेंट, ये हो सकते हैं. Okay. So moving on, there is also a question जो कि गाइडलाइंस में पहले 2016 में एक फॉर्म दिया गया था जिसको फिल इन करते थे, बट नाउ देयर इज नो सच फॉर्म व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द रूल्स. So is there any further discussion that is happening with the ministry, or the compliance needs to be done as in? No discussion is being carried out regarding this, and whatever is provided under the rules, you see, how declaration, you have to declare that you are complying with all the provisions of the rules. So all, whatever is given in the rules, you have to comply, and you have to declare that I comply with section so and so, I comply with section so and so, and if they are complying with one section, whatever documents in support of their declaration, they have to submit those documents to prove that they are really complying. Right. Next question is for Puneet sir. Sir, please explain what is the money back guarantee, और इसका extension कब, कितने days तक है? क्या 15 days तक है, 30 days तक है? What is as per the new rule? एज बायबैक गारंटी के लिए जो भी मिनिमम टाइम है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन्ड है, दैट इज फॉर 30 days. तो हमें मिनिमम 30 days तो बायबैक गारंटी देना ही पड़ेगा किसी भी कस्टमर को. तो अगर कोई भी कस्टमर अपना प्रोडक्ट रिटर्न करता है विद इन 30 days तो हमें उसका बायबैक देना पड़ेगा. और अगर 100% प्रोडक्ट जो है सेलेबल कंडीशन में तो 100% आप रिफंड कर सकते हैं. और अगर कस्टमर प्रोडक्ट यूज कर लेता है तो उसके ऊपर आप अपना एक बना सकते हैं कि आपको उसमें कितना अमाउंट डिडक्ट करना है. Okay. So we are running out of time, so now we will just take the last question. So this last question is for both of you. Basically, बहुत सारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो एज अ कंज्यूमर किसी को रजिस्टर नहीं करती, बट दे रजिस्टर देमसेल्व्स एज अ डायरेक्ट सेलर ओनली. इफ दैट हैपेंस, देन हाउ इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बीइंग अप्लाइड टू अस? Sir, I can see the smile on your face. So please give the judicious answer. मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स दोनों के बारे में बताता हूं कि ये सिर्फ कंज्यूमर पे ही लागू नहीं होते हैं. डायरेक्ट सेलर जो है वो भी रीसेल करता है तो अल्टीमेटली ही इज सेलिंग टू ए कंज्यूमर. That's why it applies on direct selling business. It applies on direct seller because direct seller is a part of direct selling business. Okay, sir. So one last question. Now it is again for the trademark. Puneet sir, this is to you. अगर हम कोई भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं प्रोडक्ट्स की और अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते अपने डायरेक्ट सेलर्स के लिए, तो हम कौन कौन से सर्टिफिकेशंस यूज करेंगे अपनी कंपनी को कंप्लाई करने के लिए? अगर हम अपने प्रोडक्ट को क्या डिस्क्लोज नहीं करते हैं सर, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं और हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते अपने मैन्युफैक्चरर को, तो जी इसका जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन आएगा वो ये आएगा कि आप लीगल मेट्रोलॉजी को कंप्लाई नहीं करेंगे.
बिकॉज लीगल मेट्रोलॉजी के रूलिंग के अंदर आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स it is mandatory to disclose the details of manufacturer. तो उसमें अगर हम इन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को अगर ध्यान से पढ़ें तो सबसे, अगर मैं कहूं कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के लिए जो सबसे ज्यादा दुखवर्धक है लॉ है, दैट इज लीगल मेट्रोलॉजी. आप कहीं एक कोने में, कंट्री के एक कोने से अपनी कंपनी चला रहे हैं, कंट्री के दूसरे कोने में आपका कोई प्रेजेंस नहीं है, आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं जाता है, बट अगर वहां का एक लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर आपके डिस्प्ले को स्क्रूटनी करता है और उसमें कमियां पा करके वो आपको पेनलाइज करता है, तो यू हैव टू पे. देयर यू कांट टेक द प्ली कि आप कोई प्रेजेंस नहीं है, आप वहां सेल नहीं करते, वहां आप काम नहीं करते, बिकॉज डिस्प्ले इटसेल्फ इज कंपल्सरी अंडर द रूल्स. तो लीगल मेट्रोलॉजी की कंप्लायंस सबसे ज्यादा जरूरी है इन रूल्स में. right. इसके कंसिक्वेंसेस पैन इंडिया हैं और बहुत ज्यादा है. बिकॉज पेनल्टी अगर हम देखें, अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रियायत कर दी है, और वो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को भी थैंक्स करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि लीगल मेट्रोलॉजी के ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल कर दिया. कंपाउंडेबल मीन्स कि वो फाइनेंशियल पेनल्टी ही है, बट दिस फाइनेंशियल पेनल्टी कैन बी 3 times, 4 times, 5 times. एक कंपनी प्लस उसके जितने डायरेक्टर्स या पार्टनर्स हैं, सब पर पेनल्टी इक्वल अमाउंट की लगती है. अगर से इफ देयर आर 2 डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी और 2 पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, तो फर्म प्लस 2 पार्टनर्स एंड और 2 डायरेक्टर, तो 3 times पेनल्टी लगेगी, and which is minimum 2500 and maximum 50,000 per product per display. तो इसके consequences, मुझे मैथ्स नहीं आती है, एंटिटीज को आती होगी, उंगलियों पे गिन लेंगे. Right. Okay. Sir, now we'll be ending the session. The questions are pouring. एक क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा. बिल्कुल. दिलाइम जी का एक क्वेश्चन है अबाउट फ्रेंचाइजीज. नाउ दिस फ्रेंचाइजीज, स्टोर्स, पिकअप सेंटर्स, these words, they come from traditional business use. They are not part of direct selling. So their transaction with franchisees are covered under the Sales of Goods Act, not under the direct selling rules. Okay. Sir, thank you so much for your time. रजनी सर, आपने जो ये टाइम निकाला और compliances के बारे